Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to start chapter 5, General Science 9th class. This chapter is about diseases, cause and prevention. इन इस चैप्टर में हम डिफरेंट डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि इन डिजीजेस की कॉजेस क्या हैं, ये बीमारियां क्यों पैदा होती हैं, और उसके बाद हम प्रिवेंटिव मेजर्स भी देखेंगे। कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ट्रीटमेंट्स ये डिस्कस होंगी जिनसे कि हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। ये स्टार्ट में आपको ओवरव्यू सा दिया गया है उन चीज़ों का that we are to discuss here in this chapter. First, for example, उन्होंने बताया कि diseases caused by viruses, bacteria and parasites, fungi etc. ये चीज़ें हम पढ़ेंगे कि वायरस के ज़रिए कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं, बैक्टीरिया कौन सी बीमारियां काज करते हैं, कुछ पैरासाइट्स को हम स्टडी करेंगे, उनकी बीमारियां, फिर फंजाई की होंगी। फंगस का प्लूरल फंजाई होता है, तो फंजाई की जो बीमारियां होती हैं जो फंजाई के ज़रिए स्प्रेड होती हैं ये देखेंगे हम। तो ये इनके कॉजेटिव एजेंट्स हुए, फिर इनका हम स्प्रेड देखेंगे कि ये बीमारी एक से दूसरे को कैसे स्प्रेड होती है, और उनके प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं ये स्टडी करने हैं। स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप के अलावा देख नहीं सकते, बगैर माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, जिनमें ये बैक्टीरिया, फंजाई, ये वायरसेस वगैरह। तो इनका स्प्रेड, ये कैसे स्प्रेड होते हैं? एयर के जरिए, कांटेक्ट से, फीसेस, कांटेक्ट यानी एक दूसरे के साथ जो है वो मिलने जुलने से, टच करने से, फीसेस के जरिए यानी जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, एनिमल्स के जरिए, फिर स्किन एब्रेजन्स। स्किन एब्रेजन्स क्या होता है? स्किन एब्रेजन देखें वैसे कहते हैं स्क्रैप या स्क्रैच। स्क्रैप और स्क्रैच सिनोनिम्स हैं। स्क्रैप करना या स्क्रैच करना क्या होता है? खुरचना, खारिश करना है, जैसे जिल्द के ऊपर खारिश करना है। एक पेशेंट है, उसकी जिल्द पे आप स्क्रैच करते हैं, उसको खारिश करते हैं, या जैसे ठीक है खुरचते हैं उसको, या स्किन साथ वैसे जो है वो साथ जो है वो लगती है, तो इस केस में ये स्किन एब्रेजन से कंसिडर होंगे। वुंड्स, तो जख्मों के जरिए, एक पेशेंट है उसका जख्म है, तो लाजिम बात है अब जख्म के अंदर जो है वो जम्स हैं उस बीमारी के, तो उस जख्म को टच करने से, जख्म को ट्रीट कर रहे हैं या बैंडेज वगैरह कर रहे हैं, उस दौरान ट्रांसफ़र हो सकते हैं। फिर हम इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स देखेंगे अगेंस्ट माइक्रोबियल डिजीजेस, इन सारी बीमारियों को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमने डिजीजेज काज बाय स्मोक एंड स्मोकिंग, धुएं से और सिगरेट नोशी से, ये तंबाकू नोशी जिसको कहते हैं, इससे कैसे डिजीजेज जो है काज होती हैं। इस चैप्टर में हमने कुछ मेंटल डिजीजेज और उनकी ट्रीटमेंट स्टडी करनी है। ये दिमागी बीमारियां जो हैं ये डिस्कस होंगी, उनकी ट्रीटमेंट बताएंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन होगी बिटवीन ड्रग्स, मेडिसिन्स एंड एडिक्शन। ड्रग्स में और मेडिसिन में क्या फ़र्क है ये बताया जाएगा। मेडिसिन बेटे देखें, मेडिसिन वो जो है केमिकल होता है दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज। किसी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है, वो मेडिसिन है। और अगर कोई केमिकल जो है बाय चॉइस यूज किया जाता है बाय अ पर्सन हिमसेल्फ, तो ये ड्रग कहलाती है। नार्कोटिक्स वगैरह जो है वो ड्रग्स में आ जाती हैं। इसके बाद एडिक्शन। एडिक्शन क्या होती है कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनकी आदत पड़ जाती है, यूज टू हो जाता है इंसान, ये नार्कोटिक्स वगैरह इसमें आ जाएंगे। इनके यूजेस, अब्यूजेस। अब्यूजेस क्या होते हैं? मिस यूज ऑफ एनी ड्रग, मिस यूज ऑफ एनी मेडिसिन, और इफेक्ट्स जो हैं सोसाइटी के ऊपर क्या हैं, ये चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बताया गया कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये लिविंग सेल्स हैं which are present all the time around us in the environment such as earth, air, water। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो मौजूद ना हो। जमीन है, हवा है, यानी मिट्टी हो, हवा हो, पानी हो, हर जगह मौजूद है। और ये क्या है, लिविंग सेल्स इनको कहा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। तो बताया कि ऑल द इन्फेक्शियस डिजीजेस दे आर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया वायरसेस हैं जो कि सारी ये जो इन्फेक्शियस बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस जो कि एक पर्सन से दूसरे को ट्रांसफर हो जाती हैं, तो ये सारी बीमारियां बैक्टीरिया और वायरसेस के जरिए जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। बताया कि these organisms are of different shapes and sizes। शेप्स इनकी मुख्तलिफ होती हैं, साइज मुख्तलिफ होते हैं। Nevertheless, some disease producing organisms can be seen by human eye। Nevertheless, anyhow आप जिसको कह सकते हैं कि अलबत्ता के माने में आता है कि कुछ जो है, यानी फिर भी, अलबत्ता या फिर भी, ठीक है, इस सेंस में नवातलेस को हम यूज करते हैं कि कुछ बीमारियां, कुछ डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनको हम देख भी सकते हैं, जैसे इंटेस्टाइनल वर्म्स हैं। अब ये माइक्रोस्कोपिक नहीं है। इंटेस्टाइनल वर्म्स ये इंटेस्टाइन्स के अंदर जो है वो डिजीजेस काज करते हैं। फंगस जो है, इट लुक्स लाइक प्लांट्स। फंगस जो है ये पौधों की तरह लगता है, ग्रो करता है। इनकी रूट्स नहीं होती, स्टेम या लीव्स वगैरह नहीं होते। इनके जो है वो हाइफी होती हैं, हाइफी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं फंजाई की, उनको हम हाइफी कहते हैं। दे कैन आल्सो कॉज मैनी डिजीजेस। बताया कि जो फंजाई हैं, फंगस का प्लूरल फंजाई होता है, तो फंजाई भी मुख्तलिफ बीमारियां काज कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने लगे डिजीजेस कॉज बाय जर्म्स में वायरल डिजीजेस। जर्म्स का तो बताया कि वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस, वर्म्स, इससे पहले भी डिस्कस हुआ कि ये डिजीजेस का बहुत ज़्यादा डिजीजेस काज करते हैं। तो हम वायरल डिजीजेस जो हैं इनसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वायरस से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं वो देखनी है। यहाँ पे आपको डेंगू फीवर का बताया गया है, जो कि डेंगू वायरस के जरिए स्प्रेड होता है। डेंगू वायरस इसका सबब बनता है। और जो डेंगू फीवर है, बताया कि इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, क्योंकि जब ये डेंगू फीवर होता है तो सवीयर जॉइंट पेन होता है, जोड़ों के अंदर बहुत शदीद दर्द होता है। ये जो इसका बताया ना कि डिटेल इज गिवन ऑन पेज 176, ये आपकी बुक में एंड पे दी गई है, जो 10th वाला पोर्शन है उसके बाद दी गई है। तो आप इसकी डिटेल जो है ना, इसका लेक्चर में डिलीवर कर चुका हूँ 10th क्लास में। तो आप चैनल को जब विजिट करते हैं तो आप ये लेक्चर चैप्टर नंबर 11 का जो लास्ट लेक्चर है उसके अंदर आपको डेंगू फीवर के ऊपर जो है वो डिस्कशन मिलेगी। ये बेटे वायरल डिजीजेस में सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का बताया, जिसको उर्दू में हम कहते हैं चीचक, चीचक की बीमारी। तो कहा कि ये एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है। एक्यूट कहते हैं शदीद, सवीयर किस्म की इन्फेक्शन काज करने वाली बीमारी। इन्फेक्शन itself, infection it is there। Now this virus is non-existent in the world। याद रखें बेटे कि ये वायरस जो स्मॉल पॉक्स का है ये पूरी दुनिया में अब नहीं है, खत्म हो चुका है, यानी नेचुरली एग्जिस्ट ही नहीं करता अब ये एज इन्फेक्शियस एजेंट। एज इन्फेक्शियस एजेंट ये एग्जिस्ट नहीं करता। अलबत्ता लेबॉर्ट्री के अंदर तो देखें, मतलब साउथ अफ्रीका, रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, तो यहाँ पे लेबॉर्ट्री के अंदर जो है इसको रखा गया है, इसको कल्चर किया जाता है फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स, सिर्फ तजर्बात की खातिर, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की खातिर जो है इसको लेबॉर्ट्रीज में रखा गया है, लेकिन नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता। कॉमन सिम्टम्स इसकी यानी अलामतें क्या है इस बीमारी की? एक्यूट फीवर यानी शदीद बुखार। नंबर 2 हेडेक। हेडेक क्या है? सर दर्द। उसके बाद है बैक एक, बैक एक कमर दर्द। इसका तलफ़ुज़ याद रखें, बैक एक जो है असल तलफ़ुज़ है बैक एच, अमूमन पढ़ते हैं बैक एच, इसका तलफ़ुज़ नहीं है बैक एक। जिस तरह हेड एक है
इसी तरह बैक एक, कमर दर्द, पेन इन द वेस्ट रीजन। उसके बाद है वॉमिटिंग, कै वगैरह का आना। फिर है फिट्स। फिट्स जो है ये कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है, मसल्स का खिंचाव, फिट्स। विच अकर ऑफन इन चिल्ड्रन, कहा कि ये बच्चों के अंदर ज्यादा होता है, पट्टे जो हैं वो सुकड़ जाते हैं, कंट्रैक्ट कर जाते हैं, रिलैक्स, क्योंकि मसल्स का काम होता है कंट्रैक्ट करना और फिर रिलैक्स करना। तो फिट्स में क्या होगा, पट्टे कंट्रैक्ट करेंगे लेकिन रिलैक्स नहीं करेंगे। तो ये इसके जो है वो फिट्स में कंट्रैक्शंस के झटके से जो है लगना, ये प्रॉब्लम इससे होता है। ऑन थर्ड और फोर्थ डेज ऑफ फीवर, स्पॉट्स में अपीयर ऑन आर्म्स एंड लेग्स। इसके रेड से स्पॉट्स होते हैं, रेड से फ्लैट से स्पॉट्स होते हैं ये स्मॉल पॉक्स के। तो ये बाजुओं के ऊपर और टांगों के ऊपर जो है ये फीवर के बताया कि तीसरे या चौथे दिन के बाद जो है वो ये स्पॉट्स अपीयर होते हैं, रेड से फ्लैट स्पॉट्स जो हैं ये अपीयर होते हैं। तो दिस वायरस मे अफेक्ट बोथ सेक्सेस एट ऑल, यानी कि ये मेल्स में भी हो सकता है, फीमेल्स को भी हो सकता है। लेकिन एक दफा जब इसका अटैक होता है स्मॉल पॉक्स का, इट कैन प्रोड्यूस इम्यूनिटी फॉर होल लाइफ। फिर लाइफ टाइम इम्यूनिटी आ जाती है, बहुत मुदाफियत पैदा हो जाती है कि ये बीमारी दोबारा अटैक नहीं कर सकती। सेकेंड अटैक इज वेरी रेयर, रेयर शाज ऑन अदर के, कहीं कभी हो जाए कि किसी को हो, वरना दूसरी दफा अटैक नहीं हो सकता। अगर इम्यूनिटी सिस्टम किसी का बहुत वीक है फिर हो सकता है, वरना नहीं होता दोबारा अटैक। और ये स्प्रेड कैसे होता है वायरस में, देखें, कफिंग, खांसी से, खांसने से, स्नीजिंग, छींकने से, टॉकिंग टू द पेशेंट, मरीज के साथ बातें करने से, कि जो पर्सन अफेक्टेड है इस डिजीज से वो खांसी करता है, वो छींकता है, तो ये इसके जो ड्रॉपलेट्स होंगे ये हवा में चले जाते हैं। अब वहाँ सराउंडिंग एयर में जो बंदे बैठे होंगे वो इनहेल करेंगे इस हवा को, तो हेल्दी पीपल जो है वो ऐसे अफेक्ट हो जाएंगे। इवन कि उससे आप बातें कर रहे हैं तो बातें करते हुए भी ड्रॉपलेट्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं हवा में, तो वो हवा आप ही इनहेल कर रहे हैं तो ड्रॉपलेट्स आपकी बॉडी में चले जाएंगे, लंग्स में चले जाएंगे, इन्फेक्शन आपकी बॉडी में स्प्रेड हो जाती है। दूसरी डिजीज है पोलियो माइलिटस। पोलियो माइलिटस जो है ये वायरल इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी वायरस से पैदा होने वाली डिजीज है। पोलियोमाइलिटिस बताया कि बहुत ही कॉमन है बच्चों में, विच आर बिलो 2 years ऑफ एज। 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, ठीक है, 2 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं तो उनमें ये बीमारी ज्यादा आम है। प्राइमरीली जो है, यानी शुरू में क्या होता है कि इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री ट्रैक्ट, कि शुरू में ये स्टार्ट कहाँ से होती है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट के इन्फेक्शन से स्टार्ट होती है, यानी डाइजेस्टिव गट जो है, इंटेस्टाइन जो है, वहां से इसकी इन्फेक्शन स्टार्ट होती है। और वहां पे वायरस कैसे पहुंचता है, वायरस गेन्स एंट्री बाय ईटेबल्स एंड वाटर। पानी जो है वो पोल्यूटेड था पोलियो के वायरस से, या कोई खाने पीने की चीज आपकी जो भी थी को खाई, खुराक खाई है, तो उसके जरिए ये बॉडी में चला गया, इंटेस्टाइन्स में चला गया। आगे इसके इफेक्ट्स क्या हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। उसका रिजल्ट क्या होगा, वेरियंग डिग्रीज ऑफ पैरालिसिस होती है। पैरालिसिस कहते हैं फॉलेज को, कन्वल्शंस, फॉलेज। फॉलेज क्या होता है, ब्रेन का कंट्रोल ना रहना बॉडी पार्ट्स पे, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्रेन ऑन बॉडी पार्ट्स, ये पैरालिसिस है। का वेरियंग डिग्रीज मीन कि जरूरी नहीं कि पूरे जिस्म पे हो जाएगा, जिस्म के किसी हिस्से को अफेक्ट कर सकता है, एक हिस्से को, दो हिस्सों को, ठीक है, तो इसलिए वेरियंग डिग्रीज का। बता कि पेशेंट फील्स, इसमें थोड़ी सी वर्डिंग में आता है, मतलब पेशेंट सिंगुलर है तो फील्स होना चाहिए, अगर पेशेंट्स होता तो फिर फील लिखते, तो ये क्या लग रहा है। कोल्ड एंड फीवर, उसे सर्दी लगती है पेशेंट को, बुखार होता है, वोमिटिंग होती है, एंड पेन ऑफ मसल्स, पट्टों में दर्द होती है, ये इसकी अलामतें। ऑफन बताया कि पैरालिसिस डज नॉट अकर,
कि पैरालिसिस जो है यानी लॉस ऑफ कंट्रोल ब्रेन का अमूमन नहीं होता, बट इफ इन्फेक्शन इज सीवियर, लेकिन अगर ये इन्फेक्शन ज्यादा शिद्दत अख्तियार करती है तो फिर क्या होगा, पैरालिसिस ऑफ एनी पार्ट में अकर, जिस्म के किसी भी हिस्से पर जो है वो दिमाग का कंट्रोल खत्म हो जाएगा और वो हिस्सा पैरालाइज हो जाएगा, फॉलिज हो जाएगा उस हिस्से पे। पोलियोमाइलिटिस का बताया कि मे पैरालाइज वन और बोथ लेग्स, एक टांग या दोनों टांगे जो हैं वो पैरालाइज हो सकती हैं पोलियोमाइलिटिस से, which causes weakness and retards the growth of the limbs। तो जब ये अफेक्ट होती हैं लेग्स तो फिर रिजल्ट क्या होता है, लेग्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, रिटार्ड्स मीन ग्रोथ रुक जाती है और लेग्स वीक हो जाती हैं। बताया कि वंस पैरालिसिस ऑफ पोलियोमाइलिटिस occurs then no medicine can cure it। एक दफा पैरालिसिस अगर हो जाए पोलियो से तो वो ट्रीट नहीं हो सकती, उसका जो असर है वो खत्म नहीं हो सकता। यही वजह है कि आप देखते हैं कि जो बच्चे खुदा न खास्ता पोलियो का शिकार हो जाते हैं उनकी टांगें जो हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं परमानेंटली। एंटीबायोटिक्स जो हैं also have no help। एंटीबायोटिक तो देखें बैक्टीरियल डिजीजेस के अगेंस्ट यूज होती हैं, यहाँ एंटीबायोटिक काम नहीं करती। अलबत्ता अगर एंटीबायोटिक को डॉक्टर यूज करवाता है तो उसका पर्पस ये होता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, कोई अदर बैक्टीरियल डिजीज जो है वो ना अटैक कर ले। एक तो वायरल इन्फेक्शन है पहले, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए वो कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल करा सकता है। बताया कि चाइल्ड हु इज पैरालाइज्ड बाय पोलियोमाइलिटिस should be given balanced diet to promote defense system of the body। उस बच्चे का जो डिफेंस सिस्टम है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको स्ट्रांग करने के लिए उस बच्चे को बैलेंस डाइट इस्तेमाल करवानी चाहिए। बैलेंस डाइट मीन डाइट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। ये चीज़ें जो हैं ये उस डाइट के अंदर मौजूद होनी चाहिए, यानी कि बैलेंस डाइट उसको यूज करवाई जाए। बताया कि ही शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरापी टू स्ट्रेंथन द अदर मसल्स ऑफ द बॉडी। उस बच्चे को, जो भी आप अफेक्टेड पर्सन है, उसको बाकायदा एक्सरसाइज करवाई जाए, रेगुलरली बाकायदगी के साथ डेली जो एक्सरसाइज करवाई जाए और फिजियोथेरापी की जाए। फिजियोथेरापी क्या होती है, ये ट्रीटमेंट होती है अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स की विदाउट मेडिसिन। फिजियोथेरापी जो है फिजिकल ट्रीटमेंट, और फिजिकल ट्रीटमेंट क्या होती है, जैसे मैसेज है, मालिश वगैरह करते हैं, आप उसको हीट करते हैं, ठीक है, इस तरह की जो ट्रीटमेंट है, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट जो आप करते हैं, आप प्रेस करते हैं तो, या आप पकड़ कर जो है टांग है, हाथ है, उसको आप मूवमेंट देते हैं, फिंगर्स को मूवमेंट जो वो देते हैं, यानी दूसरा बंदा जो है या जो अफेक्टेड पर्सन है उसके बाजू ठीक है तो वो अपने टांगों को जो है सब पकड़ के मूव करता है। ये सारी फिजियोथेरापी में आती हैं चीज़ें। तो इसका मसल ये होता है, इसका पर्पस ये होता है कि जो बॉडी के दूसरे मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ डिजीज कहा कि सम इम्प्रूवमेंट इज एक्सपेक्टेड, कि ये एक्सरसाइज वगैरह करके फिजियोथेरापी करके कोशिश की जाए कि पहले साल चांसेस होते हैं इम्प्रूवमेंट के, जितनी भी इम्प्रूवमेंट जो है पहले साल होगी, उसके बाद नहीं होगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए उस पर्सन को, अफेक्टेड पर्सन को हेल्प करने के सिलसिले में। बताया कि सिक चाइल्ड शुड बी आइसोलेटेड, उसको बाकियों से अलहदा कर दिया जाए, फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन सेपरेट रूम, उसको अलहदा रखें ताकि ये वायरस जो है वो दूसरों को स्प्रेड ना हो, दूसरों को ट्रांसफर ना हो। पोलियो वैक्सीन जो है ये मेन प्रोटेक्टिव मेथड है दैट इज अवेलेबल, और एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन इन पाकिस्तान, ये बेटे 1978 का में स्टार्ट हुआ था। इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम है ये वैक्सीनेशन का ही है कि वैक्सीन के ज़रिए जो है इम्यूनिटी डेवलप करना। तो कहा कि इट्स अ माइलस्टोन इन पोलियो वैक्सीनेशन। पोलियो वैक्सीनेशन में माइलस्टोन, माइलस्टोन क्या होता है, संग मील को कहते हैं। संग मील यानी कि बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा ये कदम है, बहुत अच्छी कोशिश है जो पोलियो के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करके इम्यूनिटी डेवलप की जाती है बच्चों के अंदर, कि उनको बाद में पोलियो फिर वायरस जो है अटैक नहीं कर सकता। जैसे देखिए आपके यहाँ बताया गया कि प्रोटेक्ट योर चाइल्ड बाय गिविंग पोलियो वैक्सीन।
पोलियो वैक्सीन से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें। और ये कब दी जाती है? पहली वैक्सीन एट बर्थ होती है, दूसरी वैक्सीन 6th वीक, छठे हफ्ते के बाद, तीसरी जो है वो 10 वीक के बाद दी जाती है। उसके बाद 14th वीक, 14th वीक यानी 14 हफ्तों के बाद वैक्सीन होती है। और फाइनली जो है 9th मंथ जो होता है, यानी जब बच्चा 9 माह का हो जाता है तो फिर उसको फाइनल एक वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है। तो ये याद रखना है आपने, पहली एट बर्थ, दूसरी 6th वीक के बाद, तीसरी 10वें हफ्ते, चौथी 14वें हफ्ते, और पांचवी जो है वो 9th मंथ जो होता है, जो 9वां महीना होता है, तो 9 माह के बाद लगाई जाती है। ये पोलियो के अफेक्टेड बच्चों को जो है वो दिखाया यहाँ पे कि they give your children the drops of polio till 5 years of age to save them from this disease। बच्चों को जो पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं तो उनका मकसद यही होता है कि बच्चों को जो है पोलियो से बचाया जा सके। इसलिए एहतियात से बच्चों को जो है वो ये पोलियो के कतरे लाजमी पिलाने चाहिए। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा या फ्लू जो है। इन्फ्लुएंजा जो है ये 3 किस्म का होता है, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी इन्फ्लुएंजा वायरस। जैसे बताया कि जो टाइप ए और बी हैं ये मोर डेंजरस है, ज़्यादा खतरनाक है। ये रैपिडली स्प्रेडिंग डिजीज है, जो कि एक पेशेंट्स या 2 पेशेंट से जो है जो कि अफेक्टेड इन्फ्लुएंजा के, ये उनसे स्टार्ट होती है और फाइनली होल वर्ल्ड में स्प्रेड हो सकती है। अब इसकी मेन सिम्टम्स क्या हैं, अलामतें क्या हैं? इन्फ्लुएंजा सोर थ्रोट यानी गले का खराब होना, गले की सोजिश वगैरह, कफ खांसी है, वाटरी नोज नाक से पानी बहना, वाटरी आइज आंखों से पानी बहना, हेडेक सर दर्द हो गया, एंड मस्कुलर क्रैम्प्स। मस्कुलर क्रैम्प्स क्या है? ये मस्कुलर पेन्स आप कह सकते हैं, मसल की कंट्रैक्शंस होती हैं। मस्कुलर क्रैम्प्स में मसल्स की कंट्रैक्शंस का होना, और कंट्रैक्शन से देखें सवियर पेन्स होती हैं मसल्स में। आफ्टर अ माइनर वर्क द पेशेंट गेट्स टायर्ड। थोड़ा सा काम करने के बाद क्या है, मरीज को थकावट महसूस होने लग जाती है। जैसे लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस अटैक्स ऑल एजेस एंड बोथ सेक्सेस इक्वली। हर एज पे हो सकता है और मेल और फीमेल दोनों जो है वो सेक्सेस को अटैक कर सकता है। और मोर प्रेवलेंट है, प्रेवलेंट वर्ड क्या है? प्रेवलेंट, PREVALENT, प्रेवलेंट, आम, प्रिवेलिंग, आम होना। इट इज मोर प्रेवलेंट इन विंटर एंड ड्यूरिंग रेनी सीजन। कहा कि सर्दियों के मौसम में और बरसात के मौसम में ये ज्यादा स्प्रेड होता है। और स्प्रेड होता है रैपिडली इन प्लेसेस वेयर पीपल आर ओवर क्राउडेड, जहाँ पे लोग ज्यादा इकट्ठे पाए जा रहे हों, हजूम ज्यादा हो रहता हो जहाँ पे, क्योंकि एक से दूसरे को स्प्रेड होना है। वायरस स्प्रेड्स बाय ड्रॉपलेट्स released by coughing, sneezing, and even talking to the patient in the air। कि जब आप मरीज से बात कर रहे हैं उस वक्त ड्रॉपलेट्स उसके मुंह से निकलते हैं, हवा में स्प्रेड होते हैं, या वो छींकता है या खांसी करता है तब भी ड्रॉपलेट्स हवा में जाएंगे। और फिर सेम वायरस से चूंकि ड्रॉपलेट्स में मौजूद हैं, तो जब आप सांस लेंगे, हेल्दी पीपल जो है जब सांस के जरिए हवा अंदर ले जाएंगे तो वो ड्रॉपलेट्स जो है वायरस वाले वो उनके उनके लंग्स में चले जाएंगे, तो दूसरे हेल्दी पर्सन अफेक्ट हो जाते हैं। हैंड करचिफ जो ये पॉकेट में रखने वाला रुमाल होता है, टॉवल्स हैं या अदर आर्टिकल्स इन पेशेंट्स यूज जो कि मरीज के इस्तेमाल में हैं, इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन्फ्लुएंजा को स्प्रेड करने में। क्योंकि देखें मरीज से इन चीज़ों में जो है वो ट्रांसफ़र होंगे वायरस के ड्रॉपलेट्स। ठीक है, वायरस जो है वो ट्रांसफ़र होगा, जब ड्रॉपलेट्स जाएंगे तो ड्रॉपलेट्स में चूंकि वायरस है तो वायरस जो है उससे अफेक्टेड होंगी ये चीज़ें, और ये चीज़ें जब दूसरा बंदा को इस्तेमाल करेगा जो हेल्दी पर्सन है तो वायरस उनको ट्रांसफ़र हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा बताया कि इट इज़ अ नोटिफाइबल डिजीज टू द हेल्थ डिपार्टमेंट। नोटिफाइबल मीन रिपोर्टेबल डिजीज, कि जब भी किसी को इन्फ्लुएंजा होता है तो क्या करना चाहिए, डॉक्टर को बताना चाहिए, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है आपका महकमा से जो उसको बताना चाहिए।
दिस डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। बताने का मकसद क्या था कि आपको वैक्सीन जो है वो लगाई जा सके और आप इन्फ्लुएंजा से आप भी बच जाएं और आपसे फिर आगे दूसरों को भी सेपरेट ना हो। नेक्स्ट है मीजल्स। मीजल्स हाईली कंटेजियस डिजीज कहा। कंटेजियस डिजीज किसको कहते हैं? जो एक से दूसरे को लगती है, वबाई बीमारी, जिसको छूत की बीमारी भी कहते हैं। कंटेजियस डिजीज which has high mortality rate in children। मोर्टेलिटी रेट, शरह अमवात, यानी अमवात काफ़ी वाक़ई होती हैं बच्चों में मीजल्स की वजह से। मीजल्स को उर्दू में कहते हैं खसरा। मेन सिम्टम्स मीजल्स की क्या? फीवर, बुखार होता है, चिल्स, सर्दी लगती है, रनिंग नोज, नाक बहना, कंजेस्टेड, रेड आइज, आंखें जो है वो सुर्ख सी हो जाती हैं। कंजेस्टेड, असल में कंजेशन को डिस्क्राइब किया यहाँ पे, कैसे क्या होता है, ये बलगम वगैरह का जमा होना, सीने का ब्लॉक होना, छाती का ब्लॉक होना जो है, सेक्रेशंस वगैरह ज़्यादा होने की सूरत में, एंड कफ, खांसी का होना। और सेपरेट कैसे होता है? बाय वायरस कंटेनिंग इन वेरी माइन्यूट स्किन लीजन्स, कि जल्द के ऊपर छोटे छोटे इसके जो है वो लीजन से बनते हैं, छोटे छोटे निशान से बनते हैं, जख्म से होते हैं। तो उनके अंदर ये जो कि वायरस होता है, तो उससे ही आगे सेपरेट होता है। डिजीज बिकम्स स्लोली सीवियर, आहिस्ता आहिस्ता ये शिद्दत पकड़ती है ये बीमारी। एंड सिक चाइल्ड मे फील पेन इन हिज माउथ, डेवलप डायरिया, लूज मोशन को कहते हैं, कि जो बीमार बच्चा है उसको मुंह के अंदर दर्द महसूस होगा, डायरिया उसको होगा यानी लूज मोशन होंगे, निमोनिया उसको हो सकता है, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन जो है वो, ये न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर बैलेंस, प्रॉपर न्यूट्रिशन का इस्तेमाल ना करना, माल न्यूट्रिशन जो है। माल न्यूट्रिशन वैसे कहते हैं जो बच्चा इन्फेक्टेड है ना, तो वो कुछ खुराक खा सकता है, कुछ चीज़ें खाने को दिल नहीं करता, तो इसको कहते हैं माल न्यूट्रिशन। एक होता है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं ज़रूरत से थोड़ी चीज़ खाने को मिलना, भूख पूरी ना कर सकना, ठीक है, बहुत थोड़ी चीज़ खाने को मिली, वो अंडर न्यूट्रिशन है, कि आपने खाई ही नहीं है चीज़। और माल न्यूट्रिशन में क्या होता है? कुछ चीज़ें खाना, कुछ ना खाना, तो इससे डाइट बैलेंस नहीं रहती। इन्फेक्शन ऑफ ईयर्स एंड आईज में अकर, आंखों और कानों की जो इन्फेक्शन हो सकती है। 2 और 3 days ऑफ द डिजीज, अब द डिजीज क्या होगा कि 2 या 3 दिन के बाद कॉप्लिक स्पॉट्स अपीयर होंगे। ये वाइट लीजन से होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ के, मुंह के अंदर छाले से बनते हैं कॉप्लिक स्पॉट्स। दे मे अपीयर, मे डेवलप एट द सेम टाइम, क्या रेड लीजन्स डेवलप ऑन द स्किन, और जल्द के ऊपर क्या राश सी पैदा होगी, सुर्ख से जो है ये निशान बनेंगे, लीजन से जो है वो बनेंगे सुर्ख से, स्पॉट्स होते हैं ये। फर्स्ट ऑन द बैक ऑफ ईयर्स बनेंगे, ऑन द नेक बनेंगे, एंड देन फेस, एंड लास्टली ऑन द आर्म्स एंड लेग्स, बाजुओं पर और टांगों पर जो है डेवलप होते हैं। चाइल्ड स्टार्ट्स इंप्रूविंग आफ्टर द स्किन इरप्शन इज कंप्लीट। स्किन इरप्शन के जो स्किन पे ये स्पॉट्स बने थे, ये बाद में रप्चर हो गए, फट गए, और फिर उसके बाद स्किन के ऊपर से स्केल से जो है वो बनते हैं। तो ये स्किन इरप्शन इज कंप्लीट, कि वो जो स्केल से ऊपर बने ये सारे जितने स्पॉट्स थे वो सारे खत्म हुए हैं। कि स्किल लीन्स रिमेन फॉर अबाउट 5 days, तकरीबन 5 दिनों तक जो है ये स्पॉट्स के जो ये निशानात हैं ये रहते हैं। अफेक्टेड चिल्ड्रन शुड बी आइसोलेटेड। प्रिकॉशन क्या बताई कि अफेक्टेड चिल्ड्रन को आइसोलेट किया जाए, किन से? हेल्दी चिल्ड्रन से, तंदुरुस्त बच्चों से, स्पेशली दोज हु आर माल नोरिश्ड, खास तौर पे उन बच्चों से जिनको ग़िज़ा जो है वो बैलेंस नहीं मिलती, प्रॉपर खुराक नहीं मिलती, बैलेंस डाइट। या फिर पेशेंट्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के पेशेंट्स हों, सफरिंग फ्रॉम अदर क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीजेज वो होती हैं जो परसिस्टेंट होती हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन से चल रही होती हैं बीमारियां, दायमी बीमारी जिसे कह सकते हैं। उन पेशेंट्स को बचाना चाहिए, दूर रखना चाहिए उनसे मीजल्स के पेशेंट्स को। पेशेंट शुड रेस्ट इन बेड।
ठीक है, उसको बेड रेस्ट करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, मोर एंड मोर लिक्विड और बैलेंस डाइट जो है वो यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, लिक्विड ज़्यादा यूज़ करवाएं, उसकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए। If an infant is unable to suck mother's milk, then mother should milk herself and feed the infant by spoon. अगर बच्चा छोटा है, मदर फीडिंग करता है और वो फीडिंग नहीं कर सकता, सक नहीं कर सकता मिल्क, तो माँ को क्या करना चाहिए कि मिल्क खुद जो है वो निकाल कर खुद जो है वो स्पून के साथ बच्चे को पिलाए, कि मिल्क खुद निकाले और फिर बच्चे को पिलाए। यहाँ पे बताया कि एट द एज ऑफ 9 months चाइल्ड शुड गेट मीजल्स वैक्सीनेशन डन, कि 9 महीने के बाद जो है बच्चे को ये मीजल्स की वैक्सीनेशन लाजमी करवा देनी चाहिए। द चाइल्ड मस्ट बी गिवन गुड न्यूट्रिशनल डाइट टू सेव देम फ्रॉम डाइंग ऑफ मीजल्स, मीजल्स से, खसरे से मरने से बचाने के लिए बच्चों को अच्छी ग़िज़ा जो है, न्यूट्रिशनल डाइट जो बच्चे की है उसका ख्याल रखना चाहिए, ताकि मीजल्स का शिकार ना हो सके, मीजल की वजह से बच्चे की डेथ ना हो, बच्चा वीक ना हो जाए कि वो मीजल्स की जो बीमारी है, खसरे की बीमारी, इसको बर्दाश्त ना कर सके। इसके बाद है एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसकी एब्रीविएशन है एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का बताया कि स्प्रेड कैसे होती है, बाय अ वायरस जो कि डिस्ट्रॉय करता है इम्यून सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म का जो इम्यूनिटी का सिस्टम है ये उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। Any disease which attacks such a patient may prove fatal and end up in death. तो कोई भी बीमारी जो कि पेशेंट को अटैक करेगी, जो कि पेशेंट का इम्यूनिटी सिस्टम अफेक्ट हो चुका होता है, तो कोई भी बीमारी जो जब अटैक करेगी तो वो डेथ काज कर सकती है, वो मोहलिक साबित हो सकती है। एड्स का बताया कि एड्स वायरस जो है ये कहलाता है HIV। HIV मीन ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, इसका नाम है HIV वायरस जो एड्स काज करता है। एड्स का बताया कि ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, and it does not spread by touch, sitting with the patient, shaking hands or working together। ऐसे किसी भी केस में, किसी भी सूरत में ये पेशेंट से हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर नहीं होती एड्स की डिजीज। HIV पॉजिटिव पीपल डज नॉट शो एनी इलनेस और वीकनेस, कि जो HIV के पॉजिटिव पीपल होते हैं उनमें इस बीमारी की कोई अलामतें जाहिर नहीं होती, इवन की वीकनेस वगैरह शो नहीं होती। सिम्टम्स जो एड्स की होती हैं टेक मैनी ईयर्स टू डेवलप, कई साल जो है वो बंदा कैरियर रहता है एड्स HIV वायरस का और अलामतें उसमें जाहिर नहीं होती, कई सालों के बाद ये बीमारी जो है वो जाहिर होती है। लेकिन जब इसके सिम्टम्स अपीयर होती हैं तो और पेशेंट जब वो डायग्नोज हो जाता है फॉर द केस ऑफ एड्स, देन पेशेंट कैन लिव ओनली अबाउट 2 years, सिर्फ 2 साल तक वो सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि ये बीमारी उसके इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत हद तक डिस्ट्रॉय कर चुकी होती है। एड्स वायरस बताया कि इट्स प्रेजेंट इन ब्लड एंड इन द सेक्रीशंस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। कहाँ कहाँ इसका वायरस होता है ये बताया कि ब्लड के अंदर एड्स का वायरस होता है, HIV वायरस, या फिर सेक्स ऑर्गन्स की जो सेक्रेशंस होती हैं इसके अंदर होती हैं, ये वायरस होता है। उसके बाद वायरस जो है ये सलेवा के अंदर भी होता है, मुंह के अंदर जो सलेवा पैदा होता है, थूक पैदा होती है, या टीएस जो है आइस की सेक्रेशन उनमें है, यूरिन के अंदर होता है, इन द स्वेट ऑफ पेशेंट, यानी पेशेंट के पसीने के अंदर भी होता है। और ये स्प्रेड कैसे होता है, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स डोनेटेड बाय द एड्स पेशेंट टू हेल्दी रिसिपिएंट, कि जो एड्स का मरीज है वो किसी हेल्दी पर्सन को, हेल्दी रिसिपिएंट को ब्लड देता है, या ब्लड प्रोडक्ट्स क्या हो सकती हैं, मसलन जैसे ब्लड सेल्स हैं ये दिए जाते हैं, या प्लाज्मा डोनेट किया जाता है, सीरम वगैरह डोनेट करना, ये ब्लड प्रोडक्ट्स में आती हैं चीज़ें। तो हेल्दी जो रिसिपिएंट होगा वो भी एड्स का शिकार हो जाएगा। नाउ प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग कॉमन सिरिंजेस may also help in spreading the disease। कॉमन सिरिंजेस के एक सिरिंज एक पर्सन ने यूज किए, फिर वही जो है वो दूसरे ने यूज कर लिए,
तो इस कॉमन सिरिंज से भी जो है वो सा पेशेंट था उससे हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर हो जाएगा ये वायरस। HIV may spread from pregnant mother to newborn baby। ठीक है, माँ से पैदा होने वाले बच्चे को ट्रांसफर हो सकती है ये डिजीज। फ्रॉम अफेक्टेड सेक्सुअल पार्टनर टू अदर सेक्सुअल पार्टनर। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ जो हैं उनमें से किसी एक को ये बीमारी है तो उससे दूसरे को ट्रांसफर हो सकती है। डिजीज कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू बार्बर्स ब्लेड्स। बार्बर का जो ब्लेड है, हजाम के जो ब्लेड्स यूज करते हैं वो कॉमन यूज करेंगे अगर तो उससे भी स्प्रेड हो सकती है। पहले वो मसलन पेशेंट के लिए यूज किया, वो इन्फेक्टेड हो गया ब्लेड, वही उसने हेल्दी पर्सन के लिए यूज कर लिया, वो हेल्दी पर्सन उससे अफेक्टेड हो जाएगा। अर्ली सिम्टम जो है पता है कि इट्स एज सिंपल एज माइनर फ्लू। शुरू में क्या माइनर सा फ्लू सा होता है, एंड देन द मैन इज फ्री फ्रॉम एनी सिम्टम्स। यानी शुरू में थोड़ा सा हल्का सा फ्लू होता है, उसके बाद कोई अलामतें नहीं होती, फॉर मंथ्स एंड ईयर्स इसकी कोई अलामतें नहीं जाहिर होती। स्लोली ही डेवलप्स अपैरेंट एड्स सिम्टम्स। आहिस्ता आहिस्ता एड की अलामतें जो है वो जाहिर होने लगती हैं। बताया कि देयर इज अ रैपिड लॉस ऑफ वेट ऑफ द अफेक्टेड पर्सन। जो अफेक्टेड पर्सन है उसका वेट कम होना शुरू हो जाता है, रैपिडली जो है वेट कम होगा। और लूज मोशन होते हैं, डायरिया जो है, पेचेस वगैरह, एंड दे मे परसिस्ट फॉर अ मंथ और सो। एक माह से ज्यादा वो कंटिन्यू रह सकते हैं। फीवर यानी बुखार होगा, कफ खांसी है, निमोनिया ये हो सकते हैं। सम डीप पिगमेंटेड एरियाज may develop on the skin। स्किन के ऊपर कुछ डीप पिगमेंटेड एरियाज, कुछ वाइट से निशानात से बनेंगे। ठीक है, डीप पिगमेंटेड नहीं जहाँ पे पिगमेंट नहीं होगा, स्किन का कलर नहीं होगा। ठीक है, कलरलेस से रीजन्स जो हैं एरियाज स्किन के ऊपर बनेंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है एड्स की? दे आर टू ओबे द लॉज ऑफ कुरान। कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने जैसे जिंदगी गुजारने का कहा है, जो असूल बताए हैं उनके मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो असूलों में यहाँ पे असल में क्या पॉइंट आउट करना जरूरी है कि एवरी पर्सन शुड स्टे लिमिटेड टू हिज ओन सेक्सुअल पार्टनर। सिर्फ अपने सेक्सुअल पार्टनर तक ही उसको रहना चाहिए, क्योंकि उससे दूसरों को स्प्रेड होती हैं डिजीजेस। फिर जैसा बताया था कि सेक्सुअल कांटेक्ट से ये डिजीज स्प्रेड होती है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पॉइंट आउट की गई है। ऑलवेज यूज डिस्पोजेबल सिरिंजेस। डिस्पोजेबल सिरिंजेस के नई सिरिंज यूज करें, उसके बाद उसको ज़ाय कर दें, दोबारा नहीं यूज करें। HIV स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड मस्ट बी डन बिफोर डोनेटिंग द ब्लड। किसी भी दूसरे बंदे को ब्लड देना है तो पहले उसको टेस्ट किया जाए, उसकी स्क्रीनिंग की जाए HIV के लिए कि HIV तो नहीं है उसमें। इसके बाद हेपेटाइटिस, ये इन्फ्लेमेशन है लीवर की। ठीक है, जिगर की इन्फ्लेमेशन क्या होती है, सोजिश वगैरह, जिगर का डिसऑर्डर है। हेपेटाइटिस वायरस बताया कि इट्स ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स, मुख्तलिफ किस्म का होता है। सिमिलरली जो है वो हेपेटाइटिस की टाइप्स भी बनती हैं। मेन टाइप्स हेपेटाइटिस की क्या है? हेपेटाइटिस ए है। हेपेटाइटिस ए जो है ये HAV वायरस से काज होता है, और HAV वायरस जो है इससे यानी कि हेपेटाइटिस ए जब काज होगा तो उसकी सिम्टम्स क्या है? हेपेटाइटिस ए की सिम्टम्स अलामतें क्या है? एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया क्या होती है? लॉस ऑफ हंगर, भूख ना लगना। नोजिया, नोजिया कहते हैं मतली को, वोमिटिंग की कैफियत से महसूस होना, जी मतलाना। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, लिवर की सोजिश हो जाती है, लिवर जो है स्वेलिंग हो जाती है, लिवर जो है वो डैमेज होता है। एंड लेटर ऑन जॉन्डस, और बाद में जॉन्डस हो जाता है। जॉन्डस जो है ये येलोविश ऑफ द टंग, पैलेट, इवन आईलिड्स जो है, वाइट एरियाज ऑफ द आई जो है, तो ये आई बॉल का जो ये रीजन है तो वो येलो सा हो जाता है। बिलिरुबिन जो है उसकी मिकदार जब ब्लड में बढ़ जाती है, लिवर के अफेक्ट होने की सूरत में जब बिलिरुबिन बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, तो उस वक्त ये येलोइंग सी अपीयरेंस हो जाती है इन हिस्सों की। हेपेटाइटिस ए वायरस बताया कि इट इज डिस्चार्ज इन द फीसेस ऑफ पेशेंट। अब ये ट्रांसफर कैसे होता है? बताया कि जो पेशेंट के उजलात होते हैं, बेस मटेरियल होता है, उसमें डिस्चार्ज होता है।
और वहां से स्प्रेड होगा टू अदर्स। अगर सफाई का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो दूसरों को स्प्रेड होगा। मसलन क्या है कि वेस्ट जो मटेरियल है उससे अगर वाटर कंटेमिनेट हो गया, फूड कंटेमिनेट हुई है, तो उस सूरत में कंटेमिनेटेड वाटर को यूज करने से, फूड को यूज करने से, उनके मिल्क वगैरह यूज होता है, तो उससे ये ट्रांसफर हो सकता है। यूजली वन अटैक में डेवलप लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। इसका मतलब ये होता है कि एक दफा ये वायरस जब हो जाता है, उससे बंदा रिकवर हो जाता है बाद में, तो दोबारा ये अटैक नहीं कर सकता। लाइफ भर की इन जो है इसमें इम्यूनिटी आ जाती है। देयर इज नो वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए। इसके अगेंस्ट तो वैक्सीन नहीं बनाएगी अभी तक। अंडर प्रोग्रेस है, अंडर प्रोसेस तो हैं कई वैक्सीन, लेकिन अभी तक कोई यूज नहीं हो रही। मेन प्रोटेक्टिव मेजर्स के हैं, दे इंक्लूड प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड मिल्क। एडल्ट्रेशन क्या होती है? मिलावट। खुराक में, दूध में मिलावट करने से क्या होता है? खुराक की क्वालिटी को रिड्यूस कर दिया जाता है, क्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, दूध जो है उसकी क्वालिटी खराब होगी। तो ये खुराक फिर क्या है इससे आगे, मसलन आप जब अल्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें ये भी हो सकता है कि आपने जो वाटर यूज किया उसमें, तो वाटर इन्फेक्टेड था वायरस से, तो इससे जो है आपने दूसरी खुराक को भी इन्फेक्ट कर दिया। आल्सो एचआईवी स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड शुड बी डन बिफोर डोनेटिंग ब्लड। तो अगर ब्लड डोनेट करना है किसी को तो एचआईवी वायरस जो है इसकी स्क्रीनिंग, इन्हें इसका टेस्ट लास्ट में किया जाए। उसके बाद है हेपेटाइटिस बी। इट इज काज्ड बाय डेंजरस एचबीवी वायरस, डेडली डिजीज है, हाई मोर्टेलिटी रेट है इसका, यानी काफी अमवात इससे वाकई होती हैं हेपेटाइटिस बी से। और एचबीवी जो है इस वायरस का नाम है जो हेपेटाइटिस बी काज करता है। स्प्रेड कैसे होता है? बाय इन्फेक्टेड ब्लड, यानी जो पेशेंट है हेपेटाइटिस बी का, उसका ब्लड किसी को देने से, या जो टीएस हैं उसके, टीएस के अंदर वायरस है तो उसके स्वेट के अंदर होता है, जो अदर बॉडी फ्लूइड्स हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, उनके अंदर ये वायरस होता है और उससे हेल्दी इंडिविजुअल्स को ट्रांसफर हो सकता है इन सारी सेक्रेशंस के जरिए। severity of the problem बताया कि can be judged by the fact that in Pakistan 1% out of every 10 people is a carrier of hepatitis B virus। कि पाकिस्तान में हर 10 बंदों में से एक बंदा जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस का शिकार है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हेपेटाइटिस बी जो है ये किस कदर सीवियर डिसऑर्डर है। कैरियर किसको कहते हैं? कैरियर उस बंदे को कहते हैं जो अपेरेंटली जो है वो हेल्दी आपको महसूस होगा, बट ही इज हार्बरिंग द डिजीज ऑर्गेनिजम्स इन हिज बॉडी, लेकिन उसकी बॉडी में बीमारी के जरासीम होते हैं, यानी वायरस तो उसकी बॉडी में मौजूद है, लेकिन वो बज़ाहिर आपको बिल्कुल हेल्दी लगता है। ही कैन स्प्रेड द डिजीज इन कम्युनिटी, क्योंकि उसके अंदर ये वायरस मौजूद है। तो ये जैसे आपको बॉडी फ्लूइड्स का बताया है, सेक्रेशंस का बताया, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, इस केस में अगर वो टेस्ट करके नहीं दिया जाता ब्लड किसी को, तो इन सारे केसेस में क्या है, हेल्दी पर्सन्स को ये वायरस ट्रांसफर हो सकता है। ओनली प्रिवेंशन अगेंस्ट दिस डिजीज जो है इट इज द वैक्सीनेशन। हेपेटाइटिस बी जो है इसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन हो सकती है, वैक्सीन अवेलेबल है। तो बताया कि 2 इंजेक्शन जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के हैं ये बंदे को दिए जाते हैं विद 1 मंथ इंटरवल ईच, 1 माह के गैप के साथ, यानी पहला इंजेक्शन लगाएंगे तो 1 माह के बाद दूसरा इंजेक्शन लगाया जाएगा। फिर उसके बाद एक बूस्टर इंजेक्शन लगाया जाता है 6 मंथ्स इंटरवल के बाद। पहली डोज से जब 6 माह गुजर जाते हैं तो एक बूस्टर इंजेक्शन लगाया जाता है, लास्ट ये वैक्सीन होती है। हेपेटाइटिस बी पेशेंट जो है शुड टेक रेस्ट, ज्यादा से ज्यादा उसको रेस्ट करनी चाहिए। ही शुड यूज एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड जूसेस, पानी ज्यादा यूज करना चाहिए उसको, जूस ज्यादा इस्तेमाल करने चाहिए। इसमें शुगर के जूस बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। मोर एंड मोर जूसेस जो है दे शुड बी गिवन इफ द पेशेंट इज अनेबल टू ईट फूड। अगर वो खुराक नहीं खा सकता उसको ज्यादा से ज्यादा जूसेस देने चाहिए। बट इफ ही कैन ईट फूड, अगर वो खुराक खा सकता है, खाना खा सकता है, उसको बैलेंस डाइट देनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए उसको। बीन्स यानी लोबिया, मीट गोश्त हो गया, पोल्ट्री ये चिकन की आइटम्स हो गई। ये चिकन भी याद रखें, जो घरों में जो पाले जाते हैं चिकन, तो वो उसके लिए ज्यादा सूटेबल रहते हैं। बॉइल्ड एग्स
ठीक है, उबले हुए अंडे, दे आर बेस्ट फॉर दिस पर्पस। उसके बाद है हेपेटाइटिस सी। दिस डिजीज बताया कि प्रोड्यूसेस इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, लिवर की इन्फ्लेमेशन इससे पैदा होती है। इट्स कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस सी वायरस एंड इट्स मोर prevalent from 20 to 39 years एज ग्रुप। 20 साल से लेकर 39 यानी 39 साल की एज के जो पर्सन्स हैं, मेल हों या फीमेल हों, उनके अंदर ये डिजीज ज्यादा स्प्रेड होती है। हेपेटाइटिस सी बताया कि वायरस जो है ये प्रीडोमिनेटली स्प्रेड होता है थ्रू ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। ठीक है, हेपेटाइटिस सी का पेशेंट था, उसका ब्लड किसी हेल्दी पर्सन को डोनेट किया गया बगैर टेस्ट किए, या रिपीटेड यूज ऑफ सरिंजेस, सरिंजेस और नीडल्स जो हैं वो यूज किए हैं। रिपीटेड मीन के एक पेशेंट को यूज किए फिर दूसरे पेशेंट को यूज कर ली, तो अगर हेपेटाइटिस सी का पेशेंट था उसकी जो यूज सरिंज थी वो किसी अगर हेल्दी पर्सन को भी कर दिए तो हेपेटाइटिस सी उसको ट्रांसफर हो जाएगा। या फिर एक्सीडेंटल नीडल प्रिक इन द लेबोरेटरी वर्कर्स, मतलब लेबोरेटरी में जो काम करने वाला बंदा था को टेस्ट कर रहा था, तो उसने नीडल से जो है वो ब्लड लिया हेपेटाइटिस सी के पेशेंट का, और वो जो जिस रेंज से लिया उसकी नीडल जो है उसकी स्किन में जो है एक्सीडेंटली प्रिक कर गई है, चुभ गई है, तो वो अगर ब्लड निकल आया तो उससे भी जो ट्रांसफर हो जाएगा ये हेपेटाइटिस सी का वायरस, HCV जो है। लॉस ऑफ एपेटाइट, इसके अलामतें क्या हैं? लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख खत्म हो जाना, भूख ना लगना, वोमिटिंग है, उल्टी वगैरह कह आना, फटीग, थकावट होना, थोड़ा सा ही काम वगैरह किया है चलने फिरने से थकावट हो जाना, जिसम में दर्दें शुरू हो जाना, वीकनेस, कमजोरी हो जाती है, जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द होता है, एंड फीवर और बुखार होगा। ये मेन सिम्टम्स हैं इस डिजीज के, हेपेटाइटिस सी वायरस की। हेपेटाइटिस सी पेशेंट शुड बी आइसोलेटेड, ताकि इसको अलग कर लेना चाहिए, हेल्दी पर्सन से इसको अलग रखा जाए। नो वैक्सीन इज अवेलेबल अगेंस्ट दिस डिजीज, इस बीमारी की कोई वैक्सीन जो है वो तो अवेलेबल नहीं है। Immediately destroy blood and other body fluids of the patient such as sputum है, यूरिन है। ठीक है, पेशेंट्स की जो ये चीज़ें हैं इनको फौरन ख़त्म कर देना चाहिए, बॉडी फ्लूइड्स जो भी हैं, स्पटम स्पटम थूक वगैरह उसकी है, यूरिन है, उसको फौरन डिस्कार्ड करना चाहिए, रखना नहीं चाहिए वहाँ पे पेशेंट के करीब, ताकि हेल्दी पर्सन जो उसको विजिट करने वाले हैं ये जरासीम जो है या वायरस जो है उनको ट्रांसफर हो जाएगा। वॉश हैंड्स थॉरोली विद सोप आफ्टर अटेंडिंग द पेशेंट, हेपेटाइटिस सी के पेशेंट को आप अटेंड कर रहे हैं तो उसके बाद आपने हैंड्स अच्छी तरह से सोप के साथ जो है वो वॉश कर लेने हैं, ताकि आपके हाथ जो हैं वो कंटेमिनेटेड ना रहें, यहाँ से आपको डिजीज स्प्रेड हो सकती है, फिर आपके जरिए आपके हाथ, आप हाथों से किसी और को कोई चीज़ सर्व कर रहे हैं, किसी और को टच करते हैं तो इससे डिजीज स्प्रेड हो सकती है। तो ये वायरल डिजीजेस हमने और डिस्कस किए। Tomorrow we shall start discussing bacterial diseases.